अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी? यस यस मैम। मैम। अच्छा जी, हम लोग कर रहे थे बाल्कान पेनिनसुला, जिसमें अभी आपको मैं लाइन ड्रॉ करूंगी। आपने देखना है कि ये लाइन आपको दिखाई दे रही है या नहीं दे रही। मैंने चेक रिपब्लिक से लाइन ड्रॉ की, स्लोवेकिया ले गई और यूक्रेन तक गई। ये 3 कंट्रीज की मैंने लाइन कनेक्ट की, इसी तरह आपने लगानी है। फिर मैंने ऑस्ट्रिया से कनेक्ट की, हंगरी से रोमेनिया, रोमेनिया से मोल्डोवा, 4 कंट्रीज की मैंने लाइन कनेक्ट की। ये हमारे पास हो गए 3 4 की लाइन। अब हमने ऑस्ट्रिया के नीचे से ही 6 कंट्रीज की लाइन कनेक्ट करनी है, ठीक है। अब हम इनको गौर से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, सल्वेनिया, सल्वेनिया के नीचे क्रोशिया, क्रोशिया के नीचे बोस्निया, बोस्निया से हम मॉन्टीनिग्रो चले गए, फिर हम अल्बानिया गए और वहां से हम ग्रीस चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज हैं। अब ये सारा यूरोप है, तो हम कभी ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे कोई मुस्लिम कंट्री होगा? तो याद रखें, ये जो अल्बेनिया है ना, दिस इज मुस्लिम कंट्री, ठीक है। अब मैं इनके आपको कैपिटल बताऊंगी, इसमें याद रखें 98% इनकी पॉपुलेशन जो है दैट इज मुस्लिम। सल्वेनिया का कैपिटल है लिजुब्लिजाना, ठीक है। क्रोशिया का कैपिटल है जैग्रेब, बोस्निया का कैपिटल है साराजीवो, एंड मॉन्टीनिग्रो का कैपिटल है पॉडगोरिका। इनको आप सर्कल करते रहें, आपने ये याद करने हैं। अच्छा जी फाहद, मैं रिपीट कर देती हूँ। 6 कंट्रीज की लाइन है, ठीक है। सबसे ऊपर है सल्वेनिया, जिसका कैपिटल है लिजुब्लिजाना। फिर है क्रोशिया, जिसका कैपिटल है जैग्रेब। फिर है बोस्निया, जिसका कैपिटल है साराजीवो। फिर है मॉन्टीनिग्रो, जिसका कैपिटल है पॉडगोरिका। अल्बानिया का कैपिटल है तिराने, एंड ग्रीस का कैपिटल है एथेंस। ये आप सोच रहे होंगे कि इतना डिटेल में पढ़ने की हमें क्या जरूरत आई। याद रखें, आपने बाल्कान वॉर्स पढ़नी है, आपने वर्ल्ड वॉर पढ़नी है, आपने जब हिस्ट्री पढ़नी है, आपको ये चीजें जब आती होंगी तो आपके लिए जरा मुश्किल नहीं होगा कि फलाने कंट्री ने फलाने पे अटैक किया तो क्या हुआ, ठीक है। आपको सारा कुछ फिंगर टिप्स पे होगा। ये 6 कंट्रीज करने के बाद आपने याद रखना है, किसी के पास पुराना मैप होगा, किसी के पास नया। आपने ना यहाँ पे ट्राइंगल बनाना है। इस ट्राइंगल में एक लाइन में 3 कंट्रीज हैं, ठीक है। और ये सामने है हमारे पास कंट्री, कैसे? ये हमारे लास्ट कंट्रीज हैं फॉर यूरोप, ठीक है। ग्रीस के ऊपर हमारे पास है मैसिडोनिया, ठीक है। मैसिडोनिया का कैपिटल है स्कोपजे। मैसिडोनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट का जब हम पढ़ते हैं ना, जिसको हम कहते हैं सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट इज फ्रॉम मैसिडोनिया। ये मैसिडोनिया के थे और इन्होंने यूरोप को फतह करना था। यहाँ से सारा जाते 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 ये वो बड़े सगीर तक गए थे, लेकिन उससे आगे नहीं जा पाए थे। अच्छा, अलेक्जेंडर मैसिडोनिया के थे। मैसिडोनिया से बिल्कुल ऊपर ना पहले था हमारे पास सर्बिया, और सर्बिया का कैपिटल है बेलग्रेड। लेकिन अब यहाँ पे एक और कंट्री जो है वो नया इमर्ज हुआ है, और उस कंट्री को कहते हैं रिपब्लिक ऑफ कोसोवो, और उसका कैपिटल है प्रिस्टीना। ये आप लोग लिख लें, ठीक है। कोसोवो कंट्री का नाम है, जिसका नहीं है वो लिख ले। कोसोवो रिपब्लिक ऑफ कोसोवो है, और इसका कैपिटल है प्रिस्टीना, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास मैसिडोनिया, कोसोवो एंड सर्बिया है, और आगे बुल्गारिया है। सर्बिया का कैपिटल है बेलग्रेड, एंड बुल्गारिया का कैपिटल है सोफिया। और ऊपर हमारे पास हमने कर लिया हुआ है रोमानिया ऑलरेडी पिछली लाइन में कनेक्ट करके। तो ये जो हमारे पास था, दिस इज कॉल्ड बाल्कान पेनिनसुला। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमने क्या देखा, ये देखिए आपको नीचे सीरिया नजर आ रहा है ना, ये सारा एशिया है जो अभी हमने करना है। टर्की इज द सिक मैन ऑफ यूरोप, ठीक है। अब आपने अगर देखा होगा, टर्की का एक इंपॉर्टेंट सिटी है, टर्की का कैपिटल इंपॉर्टेंट सिटी पता है किसी को? जी, यूरोपियन कंट्री में जो हम कर रहे हैं, ये सब यूरोपियन कंट्रीज हैं। टर्की का कैपिटल क्या है? अंकरा। अंकरा। और टर्की के जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में कौन सा सिटी आता है? बड़ा कोई फेमस सिटी है टर्की का? इस्तांबुल।
इस्तांबुल आता है। अब आप यहाँ पे देखें गौर से, ये देखें, ये था अंकरा, ठीक है, एक मिनट, अक्सर लोग जो है ना वो इस्तांबुल को कैपिटल समझते हैं टर्की का, क्योंकि उन्हें इस्तांबुल नाम आता होता है। इसी तरह जब कोई स्विट्जरलैंड की बात करता है तो उनको लगता है कि जिनेवा इज दी कैपिटल, ठीक है, लेकिन जिनेवा कैपिटल नहीं है, उसका कैपिटल बर्न है, ठीक है। तो अब ये देखें, टर्की, इस्तांबुल और टर्की के दरमियान यहाँ पे हमारी बॉडी है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि इस्तांबुल जो है ना वो पानी के थ्रू सेपरेट हुआ हुआ है टर्की से, ज्योग्राफिकली, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसकी क्वालिटी है। अब आप ये देखें, मैंने बीच में ना टर्की, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन और ये जो कंट्री मोल्डोवा, अब ये सारे आपने देख लिए हैं, ठीक है। इन कंट्रीज को अगर हम देखें तो बीच में वी हैव ब्लैक सी। ब्लैक सी क्या है, याद रखें, मैंने आपको बताया था ये तीन कंट्रीज वो हैं जो एशिया का भी पार्ट हैं और यूरोप का भी पार्ट है, रशिया, जॉर्जिया एंड टर्की। तो इनको हम एशिया में भी कंसिडर करते हैं। तो अगर आपको एमसीक्यू ये आ जाता है कि विच सी सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप, ठीक है, तो आपने ब्लैक सी लिखना है। यूरोप के साथ से एशिया को सेपरेट करता है ब्लैक सी, या यूरोप और एशिया के दरमियान है ब्लैक सी। अब याद रखें कि ब्लैक सी किन कंट्रीज को ब्लैक सी की बाउंड्री लगती है, ठीक है। तो याद रखें उसका हमने लिखा हुआ है द बर्गर, THE, और द बर्गर कहते हैं, ठीक है। अब द बर्गर से हमने कैसे बनाया, टी फॉर हम करेंगे टर्की, द पूरा जो है ये टर्की से लिंक्ड है, ठीक है, टी फॉर टर्की। अब बी से आप खुद देखें कौन सा होगा, बी से आएगा बुल्गारिया, ठीक है, यू से आएगा यूक्रेन। अब ये देखिए यूक्रेन है, मोल्डोवा नहीं लग रहा है साथ, ठीक है। आर से आएगा रोमेनिया, जी से आएगा जॉर्जिया और इस आर से आएगा रशिया, ठीक है। तो ये द बर्गर आपने याद रखना है कि ये वो कंट्रीज हैं जिनकी बाउंड्री ब्लैक सी के साथ कनेक्ट होती है। ये हमारे पास यूरोप था। अब यहाँ नीचे बस टर्की से नीचे एक छोटा सा आइलैंड है साइप्रस। अक्सर लोगों को पता होता है कि साइप्रस क्या है। साइप्रस एक आइलैंड है जिसका कैपिटल है निकोसिया। आपने याद रखना है कि हजरत उस्मान गनी के दौर में ये आइलैंड जो है ये मुसलमानों ने फतह किया था। क्या रिपीट करूं बच्चे, आइलैंड रिपीट करूं या ब्लैक सी के कंट्रीज रिपीट कर दूं? द बर्गर है, आपने याद रखना है, ये हमने बनाया हुआ है, इसका एक मोनोलॉग टाइप सा, ठीक है। तो ब्लैक सी इज अ सी विच सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप, और ब्लैक सी के आसपास जो कंट्रीज कनेक्ट होते हैं उसको हमने द बर्गर करके लिखा है ताकि हमें याद रहे। द जो है दैट इज फॉर टर्की क्योंकि टी से स्टार्ट होता है, और बर्गर में बी जो है दैट्स फॉर बुल्गारिया, यू इज फॉर यूक्रेन, आर इज फॉर रोमेनिया, जी फॉर जॉर्जिया, एंड इसको जो कंट्रीज आपस में बाउंड्री लाइन जिन कंट्रीज की लगती है वो ये वाले हैं और आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है इस्तांबुल, सॉरी साइप्रस, ये एक आइलैंड है जिसका कैपिटल है निकोसिया, और याद रखिए पहला आइलैंड है जो जो मुसलमानों ने, जी ब्लैक सी कनेक्ट करता है इन कंट्रीज को जो मैंने अभी बोले हैं। बच्चे मैंने 3 दफा रिपीट किया है कि ब्लैक सी किन कंट्रीज को कनेक्ट करता है, आप लोग गौर से सुने इसको। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है इधर सामने आपको शो हो रहा है, ये देखें, टी फॉर टर्की, और बर्गर का जो ये बना हुआ है ना BURGR है, ई नहीं आएगा बीच में। सो बी फॉर हमारे पास बुल्गारिया है, ये देखें, आर फॉर रोमेनिया है, जी फॉर जॉर्जिया है, फिर यू फॉर हमारे पास यूक्रेन है, और आर फॉर रशिया है। अच्छा लास्ट सुन लें इसको, साइप्रस है, ये पहला आइलैंड है जो मुसलमानों ने फतह किया था और हजरत उस्मान गनी के दौर में फतह किया था, और ये 647 में फतह हुआ था। ये भी याद रखें, अब्दुल्ला बिन कैस उस वक्त नेवल चीफ थे इनके, यानी, और इनके पहले अमीर भी थे इस आइलैंड के।
तो ये आपने एक वो लिख लेना है, इसकी जो है वो। एनीथिंग एल्स? अभी यूरोप में जो चीज आपको नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ। मैम लास्ट लाइन नहीं मैम, लिखिए। जी जी मैम ये ना इजमीर पर आप फोकस करेंगे जरा मैप को। जी, कहाँ पे? हाँ जी मैम, इजमीर, इजमीर टर्की के थोड़ा सा आगे जो है मैम। मैम ये छोटी हाँ छोटी जी हाँ लाइनें जी, लिखी ये है ना मैम, ये क्या है? ये स्ट्रेट्स हैं, क्या है ये इजमीर के पास मैम? बच्चे, जस्ट ये फिजिकल मैप में हम पढ़ेंगे। अच्छा इजमीर के पास ये छोटी छोटी लाइंस है ना, ये बाउंड्री लाइंस कनेक्टेड है, और ये कुछ छोटी छोटी स्ट्रेट्स और छोटी छोटी वो है लाइंस डली हुई। तो ये जो है ना, ये हमारे पास फिजिकल मैप के ओके अंदर है। मैम। ये फिजिकल मैप में मैं आपको पढ़ाऊंगी कौन सी है। ये सारा कुछ आपको फिजिकल मैप में पता चल जाएगा कि ये वाटर बॉडी कौन सी है, इसमें यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट है, इधर कौन सी स्ट्रेट है जो ब्लैक सी से आती है। ये सब मैंने आपको फिजिकल मैप में कराने हैं। अब हम मैम यूरोप में टोटल कितने कंट्रीज हैं? फर्स्ट से फुल यानी कंट्री एंड जो बच्चे गिन लें। मैंने इतना नहीं गिना इसको। इसको देख लेते हैं, आप काउंट कर लें। हाँ जी, 19 कंट्री मैं मेंशन आपको कर देती हूँ। ये मैं आपको ना ग्रुप में भेज भी दूंगी। ये आप कर लें। यूरोप जो है ना, याद रखें, इट्स टफेस्ट वन। ठीक है, यूरोप जो है इट्स टफेस्ट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। और लकीली हमने इसको पढ़ लिया है, और इसको मैंने 2 क्लासेस में पढ़ाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि हम लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। आपने प्लीज इसको बार बार, आई एम रिपीटिंग, आपने इसको अच्छे से करना है, बिकॉज इसकी इंपॉर्टेंस जोग्राफिकली है, पॉलिटिकली है, वन पेपर के लिहाज से है, कंपेटिटिव एग्जाम के लिहाज से है, वर्ल्ड वॉर्स के लिहाज से है, दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम के लिहाज से है। तो आपने कुछ भी करना है तो दैट विल एमिनेट फ्रॉम यूरोप। तो आपको यूरोप का पता होना चाहिए, इसके कंट्रीज का पता होना चाहिए, उनके कैपिटल्स का पता होना चाहिए। और जो 19 कंट्रीज है ना इनके पास, उसमें पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस, जर्मनी, बाल्टिक स्टेट्स हैं, बेनिलक्स स्टेट्स हैं, आयरलैंड है, माल्टा, साइप्रस, फिनलैंड, ग्रीस, मॉन्टीनिग्रो, स्लोवेनिया, स्लोवेकिया एंड ऑस्ट्रिया। इनकी करेंसी यूरो है। ठीक है, अब आप ये मैम आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है। मैम मेरा क्वेश्चन है मैम, मतलब बाल्टिक स्टेट्स 3 है। यूरोप इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सारी जंगें वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 यहीं से स्टार्ट हुई, तो किस वजह से इतना इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट है? जी, यूरोप जो है ना वो इस वजह से इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट है। आप हमेशा याद रखें कि ये लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे फ्रॉम दी वेरी स्टार्ट। इनके पास वेल्थ थी, ठीक है। फिर इनके पास जो लोग इमर्ज हुए थे ना, जो इनके आप कह सकते हैं कि इनके जो लीडर्स थे, जिस तरह निपट हो गया, या यूरोप के जो क्वीन थी, या जो यूके का सिस्टम था, इन लोगों ने ना अपने आप को हमेशा से ऑर्गेनाइज्ड रखा। 1648 में हुई थी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ठीक है, वो क्या था, ये बहुत करीब करीब है ये कंट्रीज आपस में। इनकी आपस में फड्डे और वॉर्स बहुत ज्यादा चलती थी। देखिए, इतने पीसेस में और कोई कॉन्टिनेंट डिवाइडेड नहीं है जितना यूरोप है। उसकी वजह ये है कि कंट्रीज के आपस में लड़ाइयां थी, सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, तो छोटे छोटे कंट्रीज बन गए। प्लस इनकी अपनी एक लीगेसी होती थी जो हर तरह से ये लोग फॉलो करते थे। यूके में मोनार्की सिस्टम था, जर्मनी में डिक्टेटरशिप थी, और ये अपने अपने इनके अंदर इंपीरियलिस्ट अप्रोच थी। इंपीरियलिज्म समझते हैं? इंपीरियलिज्म होता है कि जब एक पावर होती है ना, जो वेल्दी होती है, एक नेशन को वेल्दी होने के लिए क्या चाहिए, उसके पास वेल्थ होनी चाहिए, यानी इकोनॉमिकली स्टेबल होनी चाहिए, और मिलिटरीली स्टेबल होनी चाहिए। और यूरोप नेवी के भी हिसाब से बहुत ज्यादा स्टेबल था, और बहुत से कंट्रीज जो थे वो वेपनाइजेशन कर रहे थे। जिन दिनों में यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था, या इल्म समझ लें, नॉलेज इनके पास था, तो उन दिनों में बाकी जितने साइड वाले कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, या अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया, इन कॉन्टिनेंट्स को उन दिनों में कुछ पता ही नहीं था।
अमेरिका को भी आपने कैसे देखें, 1492 में अमेरिका दरियाफ्त हुआ है, वो भी किसने दरियाफ्त किया जी? यूरोप से बंदा गया था और उसने दरियाफ्त किया, ठीक है। और जब उन्हें पता चला कि अमेरिका दरियाफ्त हो गया, तो उन्होंने वो भी इंडिया भेजना था उसको, गलती से वो अमेरिका चला गया, और वहां पे उन्हें पता चला कि जी हमें एक लैंड एरिया मिला है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो यूके और फ्रांस की गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लोगों को वहां पे सेटल करना शुरू किया, और अमेरिका की 13 कॉलोनीज में बाद में लोग उसमें ऐड होना शुरू हो गए, और अमेरिका को आबाद भी इन्हीं यूरोपियंस ने किया था। बाद में अमेरिका में रेवोल्यूशन आया 1776 में, और उस रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका ने इंडिपेंडेंस ली। दोबारा से यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ाई करना शुरू कर दी। इन्हीं की वॉर्स ने हमारी हिस्ट्री बनाई है, इन्हीं की वॉर्स ने हमारी इकोनॉमी बनाई है और इकोनॉमिक सिस्टम बनाया है। अमेरिका बहुत बाद में आके इनसे आगे चला गया। आगे तो खैर मतलब मिक्स ही है, जाहिर है अमेरिका सुपर पावर, लेकिन इन लोगों ने वॉर्स में इंडल्ज होके अपने आप को पीछे कर लिया, और अमेरिका ने वॉर्स से अपने आप को बचाए रखा उस वक्त। और ये लोग लड़ते थे, अमेरिका दोनों फरीकों को एड भी प्रोवाइड करता था, और वो सब कुछ करते करते वो सुपर पावर बन गया। सो बेसिकली जितनी हमारी वर्ल्ड में वॉर्स हुई है, वर्ल्ड वॉर 1 हुई है, वो भी जर्मनी ने की थी। इनकी इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजी थी, ये चाहते थे कि हम कब्जा करें दुनिया के ऊपर। इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी नेवी, अपना जो भी इनका सेटअप था पावर का, उसको इन्होंने हमेशा फैलाने की कोशिश की। ऐसी टेंडेंसीज और किसी कॉन्टिनेंट में बाय हुक और बाय क्रूक नहीं आई, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें, सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इसमें भी इस्लामिक आइडियोलॉजी आई थी एशिया में, बस एक दो, इसी तरह रिलीजन के ऊपर सारा कुछ था। मैम ये जो साइड पे मैप बना हुआ है, ये यूरोपियन इनके कंट्रीज को शो ने किया फिर गया देख है। लिया कि इंपीरियलिज्म जी, मैम ये साइड पे मैप बना हुआ है, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज को शो किया है। ये वाला जो मैप है, नहीं नहीं, इन कंट्रीज को क्लोज करके दिखाया हुआ है। ये यूरोपियन यूनियन है, दिस इज यूरोपियन यूनियन, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मेंबरशिप और उसके ये वाला, ये अब आपको मैं लिखवा रही हूँ, ये कंट्रीज आप लिख लें। पुर्तगाल लिखें, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, बाल्टिक स्टेट्स, बेनेलक्स स्टेट्स, आयरलैंड, माल्टा, साइप्रस, स्लोवेनिया, स्लोवेकिया, मॉन्टेनिग्रो, ग्रीस, फिनलैंड एंड ऑस्ट्रिया। ये वो कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी यूरो है। यानी कि आप इन कंट्रीज में कहीं भी चले जाएंगे तो आपके पास यूरो होगा, तो आपको करेंसी एक्सचेंज स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं है। दे डील इन सेम करेंसी। सेम करेंसी में डील करने के बहुत से फायदे होते हैं कि आपको कुछ भी मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस नहीं बनते, और आपका पैसा जो है वो बड़ा स्ट्रीम लाइन फ्लो में चलता रहता है। आपकी तिजारत बहुत, आपको कोई चीज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करनी है आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। तो खैर यूरोपियन यूनियन के टोटल 28 कंट्रीज हैं, आप बाकी इसके गूगल कर लें, ठीक है। और अब 27 हो गए हैं, क्यों हो गए हैं? क्योंकि ब्रेग्जिट हो गया, और मार्च में यूनाइटेड किंगडम जो है वो वहां से निकल गया, ठीक है। एनी हाउ हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंपीरियलिज्म, हर चीज की इमर्जेंस पॉइंट जो है वो इधर यूरोपियन कॉन्टिनेंट, तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे ना, मतलब मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अब इंटरनेशनल रिलेशंस जब हम पढ़ते हैं तो हमने सारी यूरोप की हिस्ट्री पढ़नी होती है। उसमें इन्होंने कैसे हम पे अटैक्स किए, कैसे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, फिर कैसे वर्ल्ड बैंक बना, कैसे जो है वो बन गया, उसका क्या नाम है, IMF बन गया, ठीक है, कैसे वो गैट एग्रीमेंट हो गया। ये सारी चीजें हम यहाँ पे IR में पढ़ते हैं, और वो सब कुछ यहाँ पे है, एवरीथिंग। दुनिया की जितनी हम ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं उनमें से आधी का तो हेडक्वार्टर ही जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड में। ये सारी चीजें हम अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक आपने यूरोप करना है, इसको बहुत अच्छे से याद करें, इस पे टाइम अपना इन्वेस्ट करें, सबसे ज्यादा मेहनत इस कॉन्टिनेंट पे करनी है आपने। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट करेंगे, नॉर्थ अमेरिका। मैम अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है तो बता दें। आप जी जी, इंग्लिश पढ़ाती हैं? मैं इंग्लिश ऐसे नहीं पढ़ा रही, मेरे पास मुझे टाइम नहीं है इंग्लिश ऐसे पढ़ाने, उस पर थोड़ा लेक्चर देना होता है। मैं इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पढ़ाती हूँ, प्रेसियन कॉम्प्रीहेंशन। तो मैम मतलब कैसे क्या ऐसे का भी ना मेरे पास टाइम नहीं है, टाइमिंग का क्या बिकॉज पता? मैंने अभी IR की मेरी क्लासेस चल रही हैं, बैक टू बैक ILO की चल रही हैं, और मैथ चल रहा है, तो इस वजह से ना ऐसे का मेरे पास टाइम नहीं होता। आई जस्ट टीच इंग्लिश प्रेसियन कॉम्प्रीहेंशन। हाँ, मैं ऐसे चेक कर देती हूँ अगर कोई बच्चा लिखते तो
मेरे 1-2 स्टूडेंट्स हैं जो मैम चेक कराते हैं कॉम्प्रिहेंशन में आप मुझे। मतलब क्या क्या पढ़ाते हैं? कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या आप टीच करवाएंगे? पूरा कॉम्प्रिहेंशन का पेपर, उसमें जो जो मैम है इडियम्स जैसे वगैरह भी जैसे क्या है, स्ट्रिक्टली करवाएंगे? टेंसेस वगैरह, एवरीथिंग नरेशन? एवरीथिंग एवरीथिंग टेंसेस से तो फिर स्टार्ट करती मैम हूँ मैं, बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट करती हूँ कि टेंस क्या है, पूरा इंग्लिश का कि किस तरह पहले टेंस पढ़ते हैं, चारों जो हमारे टेंसेस होते हैं, और उसके बाद फिर ट्रांसलेशन करते हैं, फिर करेक्शन करते हैं, उसके 140 रूल्स हैं करेक्शन के, वो पढ़ते हैं, वो सारा बैक टू बैक होता है। अच्छा बच्चे, इसको अब आपने अच्छे से पढ़ना है, और फिर मुझे आपने जो है वो अपना होमवर्क सेंड करना है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारी क्लास मैम ये परसों आप है। कंपोजिशन की क्लासेस कब स्टार्ट करेंगे? आफ्टर ईद करूंगी, मेरी ना असल में बहुत ज्यादा मैं ओवर ऑक्यूपाई हुई हूँ, मेरी आजकल डेली क्लास हो रही है, तो इस वजह से मैं इनको ईद के बाद स्टार्ट करूंगी। मैं शायद आपको ज्वाइनिंग का बता दूं, उसका ना मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ, वो हमारा बना हुआ है, तो वो शेयर मैम कर आपसे देंगी एक आपके साथ ना, रिक्वेस्ट थी। मेरे नंबर से आपको। जी जी। मैम ये जितने दिन मैप की क्लासेस हो रही है, अगर पॉसिबल है हाँ तो आप रिकमेंड कर लिया करें। आज भी डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार, तो क्लास ऐसे ही। इंटरनेट का क्यों कोई मसला आ रहा है? नहीं, मेरी तरफ से मसला था। अगर आप रिकॉर्डिंग इंटरनेट का इशू अगर आ रहा है? जितने दिन मेरी साइड पे था मैम, अच्छा मैं अच्छा, कह रहा हूँ अगर आपके आप फोन में रिकॉर्ड हो जाता है? रिकॉर्डिंग कर लिया करें। फोन में तो नहीं होता, आप जूम चले वगैरह मैं पे। इसको रिकॉर्ड कर लूंगी। जी, ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर लूंगी, फिर जिस बच्चे को रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए हुआ उसको मैं सेंड कर दूंगी। थैंक यू। ठीक है, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज।